हेलो, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आज आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आज मैंने बोला था कि पॉलिटी को फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटी का सेगमेंट अब आगे की तरफ ले जाते हैं हम लोग, और आज से हम अपने आर्टिकल शुरू करते हैं। ठीक है। तो शेड्यूल, पार्ट और प्रियम्बल, इन सब में मुझे नहीं लगता आपको किसी तरीके की अब प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना सेगमेंट, जहां से हम आर्टिकल्स को एक एक करके देखेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जब पार्ट डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो पार्ट वन में हमने देखा था कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी था, और वही फर्स्ट शेड्यूल में भी हमारे पास यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है। तो आज सबसे पहले मैं आपको पार्ट वाइज बताता जाऊंगा कि इस पार्ट के अंदर ये चीजें हैं। तो सबसे पहले हम आज उठाते हैं पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट वन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पार्ट वन रिलेटेड है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से रिलेटेड है। और ये भी बताया था कि अगर हम बात करें तो पार्ट वन में हमारे आर्टिकल कितने आते हैं, आर्टिकल 1 to 4। तो आज हम आर्टिकल 1 to 4 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। ठीक है। यानी कि आज हमारा मेन मकसद क्या रहेगा, पार्ट वन को पूरे डिटेल में समझना। ठीक है। पार्ट वन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज देखेंगे कि क्या है, और साथ में ये भी देखेंगे बहुत सारे जो इसके बाद जो स्टेट्स आज देखते होंगे कि आज आपके पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। तो इनका फॉर्मुलेशन कैसे हुआ, क्योंकि शुरुआत में हमारे पास 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज नहीं थे। धीरे धीरे करके इवॉल्व हुए। तो वो देखेंगे हम, बहुत सारी कमिटीज देखेंगे कि कौन कौन सी कमिटीज बनी हैं। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देखेंगे। फिर ये भी देखेंगे हम पहली की लिंग्विस्टिक बेसिस पे कौन सा ऐसा फर्स्ट स्टेट था जो फॉर्म हुआ। ठीक है। तो आज की क्लास में ये पूरी टाइमलाइन से लेके हम लोगों को चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्टिकल 1 के बारे में। ठीक है। तो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 1 में आपको जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि आप हमारे जो कंट्री है उसका नाम क्या है। तो नाम हमें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो नाम हमें दोनों मिलते हैं। नाम क्या मिलता है, पहला तो मिलता है नाम हमें इंडिया, और दूसरा नाम हमें मिलता है भारत। ठीक है। किस तरीके से लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है। जब अभी G20 की समिट हुई थी तो उस समय बीच में बहुत कंट्रोवर्सी उठी थी कि भारत प्रोनाउंस किया जाए कि इंडिया प्रोनाउंस किया जाए। अगर गवर्नमेंट की तरफ भी देखोगे तो कई जगह लिखा रहता था प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत या प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो उस बीच में इन दोनों वर्ड्स को लेके बहुत कंट्रोवर्सी उठी थी कि हम किसको ज्यादा यूज करें। कई सारे मीम्स भी आपने देखे होंगे इंडिया और भारत को रिलेटेड। तो हमारा आर्टिकल 1 साफ साफ स्पेसिफाई करता है कि हमारे कंट्री का नाम क्या है, इंडिया। इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया के नाम से भी हम इसको जानते हैं और भारत के नाम से भी। दोनों नाम हमने क्या किए हैं, अडॉप्ट किए हैं। ठीक है। शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि कई सारे स्टेट्स का एक क्या है, यूनियन है। ठीक है। आगे देखेंगे यूनियन का मतलब क्या होता है। अब साथ साथ में यह दिया है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, इंडिया की टेरिटरी में क्या क्या आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। ठीक है। टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यानी कि हमारे पास एट प्रेजेंट कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। तो उन 28 की सारी क्या हो गई, टेरिटरी। टेरिटरी मतलब बाउंड्री जो भी उन स्टेट्स की है। सेकेंड क्या आएगा, द यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है इस समय अगर हम बात करें तो हमारे पास कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, 8। आगे देखें, अभी देखते हैं। अगर चलिए अभी बता देता हूं मैं कि 8 अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो 8 यूनियन टेरिटरीज कौन है। ठीक है। 8 यूनियन टेरिटरीज कौन है। अगर 8 यूटीज की बात करें हम एट प्रेजेंट, ठीक है, तो सबसे पहले पे हम क्या देंगे,
हमारे पास क्या है, अंडमान एंड निकोबार, पहली यूटी हो गई। दूसरी यूटी की बात करें तो क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप बड़ा फेमस हुआ था जब मालदीव के साथ हमारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। मालदीव के कुछ मिनिस्टर्स ने डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिए थे अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उस समय हम लोग बाइकॉट मालदीव और लक्षद्वीप को हम लोगों ने ट्रेंड करा लिया था। तो लक्षद्वीप क्या है, हमारी एक यूनियन टेरिटरी। ठीक है, उसके बाद साउथ में और देखते हैं तो एक है हमारी पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी पौंडीचेरी कुछ भी कहते थे, दोनों नाम है, आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फोर्थ आ जाती है हमारी नेशनल कैपिटल, यानी कि दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के बाद फिफ्थ की बात करें तो क्या आ जाएगा, चंडीगढ़। चंडीगढ़, ठीक है। दिल्ली के बाद चंडीगढ़। ठीक है, सिक्स की बात क्या रहे तो सिक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव अलग अलग हुआ करती थी, मगर फिर बाद में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके दोनों को क्या कर दिया, एक ही में मर्ज कर दिया। और फिर जब हमने आर्टिकल 370 हटाया था तो हमने जम्मू कश्मीर स्टेट को भी रीऑर्गेनाइज किया था, और हमने दो यूटीज बनाई थी। एक यूटी बनाई थी क्या, लद्दाख, और दूसरी बनाई थी 7 नंबर है ये, सॉरी, और 8 बनाई थी क्या, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो यानी कि हमने 8 यूनियन टेरिटरीज अपनी देख ली। पहली है हमारी अंडमान एंड निकोबार, 8 याद रखिएगा। सेकंड लक्षद्वीप, थर्ड पुडुचेरी, फोर्थ दिल्ली, फिफ्थ चंडीगढ़, सिक्स दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, सेवेंथ लद्दाख, और 8 जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि यहां पे टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स में 28 स्टेट्स की टेरिटरी, और यहां पे यूनियन टेरिटरीज में 8 यूटीज की टेरिटरी। ठीक है, दो चीज इंक्लूड हो गई आर्टिकल 1 में। तीसरी क्या है, सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया। यानी कि कल को इंडिया कोई भी टेरिटरी एक्वायर करता है, यानी कि दूसरी, मान लीजिए अभी वो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो टेरिटरी, मगर कल को हम उसको क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, तो वो भी किसमें गिना जाएगा, इंडिया का पार्ट होगा। ठीक है, यानी कि 3 चीज में क्या देखनी है, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, 28 स्टेट्स की टेरिटरी, टेरिटरीज ऑफ द यूटीज, जो 8 यूटीज हमने देखी उनकी टेरिटरी, और अगर आगे चल के इंडिया कोई नई टेरिटरी एक्वायर करता है तो वो भी कहां काउंट होंगी, हमारे आर्टिकल 1 में। ठीक है, तो यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं हम आर्टिकल 2। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 1 में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। अभी आर्टिकल, अच्छा एक और चीज देख लेते हैं आर्टिकल 1 में जो इंपॉर्टेंट है, कि डिस्क्राइब द यूनियन ऑफ स्टेट नॉट एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। अच्छा एक चीज आपको मैं समझाता हूं कि यूनियन ऑफ स्टेट में क्या मतलब होता है और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में क्या मतलब होता है। देखते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है,
यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट दो चीज हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं, देख लेते हैं क्या है। ठीक है, अब देखते हैं मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखिए जो यूनियन ऑफ स्टेट में होता है, इसमें क्या होता है, कई सारे स्टेटों को एक साथ करके क्या बनाई जाती है, एक यूनियन बनाई जाती है। और फेडरेशन में कई सारे स्टेट खुद आते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। यहां क्या है, यूनियन ने पकड़ के बनाया है सारे स्टेट्स को, मगर यहां पे सारे स्टेट्स खुद आ रहे हैं और एक फेडरेशन फॉर्म कर रहे हैं और एक क्या बनाते हैं, यूनियन, आपस में मिलके। यानी कि यहां पे पकड़ के उनको लाया गया है, यहां पे अपनी मर्जी से आए हैं। ठीक है, ये बात करें तो हमें इसका एग्जाम्पल कहां दिखेगा, यूएसए में। ठीक है, और ये हमें कहां दिखेगा, इंडिया में। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस तो ये देख लिया कि यहां पे क्या किया गया भाई, स्टेट्स को पकड़ पकड़ के लाया गया है और एक में बांध के रखा है। यहां पे स्टेट्स अपनी अपनी मर्जी से आए हैं और एक यूनियन में रह रहे हैं। जैसे कि यूएसए में देखते हो आप, सारे स्टेट्स अपनी मर्जी से मिलके रह रहे हैं। अब होता क्या है कि यूनियन ऑफ स्टेट को कहा जाता है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यानी कि मतलब क्या हुआ, अगर हम शुरुआत से देखें, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, तो हमारे पास 28 स्टेट्स थोड़ो ना थे, बहुत लिमिटेड स्टेट्स थे, 14 के आसपास थे, 14 या 16। ठीक है, तो मगर इंडिया तो उतना ही था ना, आज भी जितना बड़ा इंडिया है उतना इंडिया तब भी था, आज भी है। होता क्या है कि यूनियन तो हमारा इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि यूनियन टूट नहीं सकता है, यूनियन के साथ कोई नहीं हो सकता है, कोई टूटेगा नहीं। मगर जो हमारे स्टेट हैं वो क्या है, डिस्ट्रक्टिबल है। देखा होगा अक्सर आपने, अगर 2010 की बात करें तो यूपी से उत्तराखंड काट के क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। यानी कि जो स्टेट हैं उनके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है। इस केस में स्टेट्स का नाम बदला जा सकता है, स्टेट्स की बाउंड्री ऑल्टर की जा सकती है, स्टेट्स को तोड़ा जा सकता है, मगर यूनियन एज अ होल इंडिया तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, जबकि यहां क्या होता है, अगर फेडरल सिस्टम, फेडरेशन की बात करें तो फेडरेशन में उल्टा हो जाता है, फेडरेशन में हो जाता है डिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यानी कि यहां पे यूनियन टूट सकता है मगर स्टेट्स टूट नहीं सकते। ठीक है, डिफरेंस है दोनों में। यूनियन ऑफ स्टेट, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नाम वर्ड क्या दिया गया, यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या होता है कि यूनियन कई सारे स्टेट्स को पकड़ के अपने अंदर बांध के रखता है, और फेडरेशन में क्या होता है, कई सारे स्टेट्स खुद आते हैं अपनी मर्जी से। तो भाई कल को अगर आप खुद अपना दिमाग लगाओ कि यहां पे अपनी मर्जी से आए हैं और यहां पे पकड़ पकड़ के लाया गया है, तो किसको, अगर इन दोनों को बराबर आजादी दे दी तो ये तो अपनी मर्जी से आए हैं, ये तो नहीं कहीं जाएंगे, मगर यहाँ पे जबरदस्ती पकड़ के लाया है, कल तो इसको जरा से भी छूट मिलेगी, ये क्या कोशिश करेगा, तोड़ के भागना चाहेगा। ठीक है, भारत से तोड़ के भागना चाहेगा। इसीलिए यहां पे ये रखा गया है कि यूनियन डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, यूनियन के साथ कोई बड़ा घटा एरिया में नहीं हो सकता है, मगर स्टेट्स की कोई ऑटोनॉमी नहीं है। इस केस में स्टेट्स को तोड़ा जा सकता है, स्टेट को बाउंड्री ऑल्टर की जाती है, ऑल्टर मतलब स्टेट की बाउंड्री बढ़ा दी जा सकती है, स्टेट की बाउंड्री कम कर दी जा सकती है, स्टेट का नाम बदल दिया जाता है, कुछ भी कर सकता है। यानी कि स्टेट डिस्ट्रक्टेबल है और यहां यूनियन डिस्ट्रक्टेबल है, स्टेट इनडिस्ट्रक्टेबल है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस था। तो वही यहां पे दिया, यूनियन ऑफ स्टेट इज नॉट एज फेडरेशन ऑफ स्टेट। समझ में आ गया यूनियन क्यों यूज किया हमने, फेडरेशन को क्यों नहीं यूज किया। तो यूनियन ऑफ इंडिया इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट नॉर एनी स्टेट द राइट टू सिसीड। यानी कि ये कोई एग्रीमेंट नहीं किया हम लोगों ने अलग अलग स्टेट से। ठीक है, और स्टेट्स के पास राइट नहीं है किसका, सिसीड होने का। सिसीड का मतलब होता है
अलग होने का। कल को यूपी ये नहीं कह सकता कि इंडिया को भैया हमें इंडिया के साथ नहीं रहना है, हम जाके अपना अलग देश बनाएंगे। यूपी के पास वो राइट नहीं है। हमने स्टेट्स को ये राइट नहीं दिया है कि वो इंडिया से, यूनियन से खुद को अलग कर ले। ठीक है, सिसीड का मतलब ये होता है। सिसीड का सिंपल सा मतलब है कि स्टेट यूनियन से अलग होके नहीं जा सकता है, वो यूनियन का एक इंटीग्रल पार्ट है और वो यूनियन का ही पार्ट रहेगा हमेशा। ठीक है, द फेडरेशन इज कॉल्ड अ यूनियन ऑफ स्टेट बिकॉज इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, मैंने बता दिया यूनियन ऑफ स्टेट इसीलिए कहा गया है क्योंकि यूनियन कैसा है, इंडिस्ट्रक्टिबल। यूनियन टूट नहीं सकता है, स्टेट को आप तोड़ सकते हो। आपने कई कई एग्जांपल दिए होंगे, जैसे 2010 में अगर हम बात करें 2010 की, 2010 की बात करें तो कौन बना था, उत्तराखंड। उत्तराखंड बना था, छत्तीसगढ़ बना था, और क्या बना था, झारखंड बना था। ये किससे टूट के बना था, ये यूपी से टूट के बना था। छत्तीसगढ़ एमपी से टूट के बना था, ये झारखंड बना था बिहार से टूट के। यानी कि स्टेट की कोई ऑटोनॉमी तो है नहीं है। स्टेट को जब हम चाहें तोड़ दें अलग में। यूपी का पार्ट उत्तराखंड था, हमने यूपी से उत्तराखंड क्या कर दिया, अलग कर दिया। एमपी से छत्तीसगढ़ अलग किया, बिहार से झारखंड अलग कर दिया। यानी कि स्टेट क्या है, डिस्ट्रक्टेबल है। स्टेट को हम कभी भी तोड़ सकते हैं। आगे देखेंगे कैसे ये लाया जाता है। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। ठीक है, तो यहां तक समझ गए। द यूनियन टेरिटरीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन ऑफ स्टेट वेयर एक्सप्रेशन टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड स्टेट। तो अगर बात करो यूनियन ऑफ स्टेट और टेरिटरी ऑफ स्टेट, टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया एक क्या है, वाइडर टर्म है। वाइडर टर्म यानी कि बड़ा टर्म है, क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आ जाएगा। अगर बात करो कि यूनियन ऑफ स्टेट्स में सिर्फ क्या आएंगे, स्टेट्स, और टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स आएंगे प्लस यूटीज आएंगी, प्लस अगर कोई टेरिटरी इंडिया क्या करता है, एक्वायर करता है। अगर कोई टेरिटरी क्या करता है, एक्वायर करता है। ठीक है, तो यानी कि टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट्स में हम सिर्फ स्टेट्स को काउंट करते हैं, मगर टेरिटरी ऑफ इंडिया स्टेट्स भी आ गई, यूटीज भी आ गई, और फर्दर अगर इंडिया कल को कोई टेरिटरी एक्वायर करता है तो वो भी आ गई। ठीक है, पे भी एक्वायर्ड सच एन अदर टेरिटरी में भी एक्वायर्ड बाई इंडिया। ठीक है, द स्टेट एंड देयर टेरिटरीज आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। हम लोगों ने जब शेड्यूल पढ़ रहे थे तो देखा था फर्स्ट शेड्यूल में, शेड्यूल क्या था, स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज। अगर आपको याद हो, अगर आपने याद कर रखे हो शेड्यूल जब मैंने पढ़ाए थे, तो फर्स्ट शेड्यूल यही था। फर्स्ट शेड्यूल और फर्स्ट पार्ट एक ही है, इसके बाद कोई नहीं आपको मैचिंग मिलेंगे। ठीक है, शेड्यूल अलग, पार्ट यहीं से डाइवर्ट हो जाएंगे। केवल फर्स्ट शेड्यूल और फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट क्या है, एक है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर पार्लियामेंट फॉर द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। किसके पास पावर है, नए स्टेट्स के एडमिशन या एस्टेब्लिशमेंट के पास। तो पावर किसके पास दी गई है, पार्लियामेंट के पास। अभी जैसे ही आर्टिकल हो जाते हैं तो मैं बताऊंगा कि पार्लियामेंट कैसे, ये कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, यहां पे दो वर्ड है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, दो वर्ड है, दोनों का अलग अलग मतलब है। ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में हम क्लियरली देख लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड का क्या मतलब है, एडमिशन का क्या मतलब है, एस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब है। तो फर्स्ट आर्टिकल मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। फर्स्ट आर्टिकल सिंपल सा है कि यूनियन ऑफ स्टेट है, और यूनियन ऑफ स्टेट में टेरिटरी ऑफ इंडिया भी एक वाइड है, यूनियन ऑफ स्टेट में है। और उसमें क्या क्या आएगा, पहले तो हमारे स्टेट्स आएंगे, हमारी यूटीज आएंगी, और फर्दर कोई अगर टेरिटरी इंडिया क्या करता है, कल को एक्वायर करता है। ये इतना आर्टिकल 1 में हमारे यहाँ दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 2 की। ठीक है, अब आर्टिकल 2 क्या कहता है कि प्रोवाइड दैट द पार्लियामेंट में बी लॉ, मे बी बाई लॉ, केवल बाई लॉ है, ऐसे ये सब चीजें नहीं होंगी, एडमिट न्यू स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन कंडीशन एज इज डीम फिट। ठीक है,
अब इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 2 देखो एक बेसिक डिफरेंस है यहां पे, अगर आप कंफ्यूज हो तो एक आर्टिकल 2 के बारे में बात करते हैं और आर्टिकल 3। जब आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 पढ़ोगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आर्टिकल 3 भी पढ़ो तो क्या लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय ऑल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो यहां पे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि भाई आर्टिकल 2 की अगर बात करें तो यहां भी फॉर्म क्या हो रहे हैं, न्यू स्टेट्स, और यहां भी फॉर्मेशन किसका हो रहा है, न्यू स्टेट्स का। मगर यहां जो न्यू स्टेट्स होंगे वो करेंटली इंडिया का पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। यहां जो न्यू स्टेट्स एडमिट किए जाएंगे वो क्या होंगे, वर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया इनिशियली, ठीक है। यानी कि यहां पे टोटल कौन से स्टेट्स आएंगे, जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं थे मगर अब इंडिया ने उनको क्या करा है, अपना पार्ट बनाया है। तो ऐसे स्टेट्स कहां आएंगे, आर्टिकल 2 के अंदर। मगर अगर हम किसी एग्जिस्टिंग स्टेट से, एग्जिस्टिंग स्टेट से यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि यूपी से हमने क्या तोड़ के बनाया था, उत्तराखंड, ठीक है। यूपी से तोड़ के हमने क्या बनाया था, उत्तराखंड। तो यूपी तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था ना इंडिया के अंदर, तो यूपी से हमने क्या बना दिया, उत्तराखंड, नया स्टेट बन गया। तो जब अगर एग्जिस्टिंग स्टेट से कोई स्टेट नया बनाएंगे तो वो किससे अंडर आएगा, आर्टिकल 3 के अंदर। मगर अगर कोई जो ऐसा स्टेट है जो पहले इंडिया का पार्ट था ही नहीं, वो टेरिटरी इंडिया के अंडर नहीं आती थी, और फिर उसने इंडिया ने उसको अपने अंदर क्या कर रहा, सीड किया, अपने अंदर उसको लिया, तो वो तब किस में आएगा, आर्टिकल 2 में। यही आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बीच में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। कि आर्टिकल 3 में हमें एग्जिस्टिंग स्टेट से न्यू स्टेट्स बनाने हैं, और आर्टिकल 2 में जो इनिशियली इंडिया का पार्ट नहीं है वो टेरिटरी, फिर जब हम उसको अपने कंट्री की बाउंड्री में ले रहे हैं तब हम किसके अंडर ले रहे हैं उसको, आर्टिकल 2 के अंदर। साथ में जैसे कि यहां देख लें, द पार्लियामेंट हैज एडमिटेड द फ्रेंच सेटलमेंट। जाहिर सी बात है, आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा हो तो सिर्फ ब्रिटिश तो आए नहीं थे, ब्रिटिश आए थे, फ्रेंच आए थे, डच आए थे, पोर्टुगीज आए थे, ठीक है। तो कुछ सेटलमेंट फ्रेंच के पास थे, कुछ पोर्टुगीज की अगर बात करें तो सबसे लास्ट पोर्टुगीज ने इंडिया को छोड़ा था। तो कुछ फ्रेंच सेटलमेंट जैसे कि पौंडीचेरी, कराईकाल, माहे और जनम, ठीक है, ये किसके कब्जे में थे, पोर्टुगीज के कब्जे में थे, फ्रेंच के कब्जे में थे। मगर जब फ्रेंच चले गए, फ्रेंच को बाई फोर्स हमने भगाया, तो ये पहले हमारे पार्ट तो थे नहीं है, फ्रेंच के कब्जे में थे। मगर फिर हमने जब फ्रेंच को भगाया तो क्या करिया, इन सबको अपने अंडर लिया। तो ये किसके अंडर लिया, आर्टिकल 2 के अंदर, ठीक है। इनिशियली ये हमारे इंडिया का पार्ट नहीं थे, मगर बाई फोर्स हमने इनको कब्जा किया और इंडिया का पार्ट बनाया किसके अंडर, आर्टिकल 2 के अंदर। जबकि यूपी से उत्तराखंड बनाया किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 3 के अंदर, ठीक है। ऐसे ही पोर्टुगीज सेटलमेंट अगर देखो तो गोवा, दमन एंड दीव, सिक्किम एक्सेट्रा इनटू द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये सब कहां से लिए गए हम लोगों ने, यानी कि आर्टिकल 2 के अंदर, ठीक है। किसके अंदर, आर्टिकल 2 के अंदर। बस एक चीज आपको जो अगर इन सब में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल सा एक टर्म याद रखिएगा, एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है। जब भी एग्जिस्टिंग स्टेट की बात हो रही होगी तो बात हो रही होगी आर्टिकल 2 की, और जब भी न्यू स्टेट्स की बात हो रही है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो बात होगी आर्टिकल 2 की, ठीक है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हम देखते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 इसमें नहीं दिया गया, मैं बता देता हूं।
आर्टिकल 4 के अंदर सिंपल सा इतना कहा गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर अगर किसी स्टेट को एडमिनिस्टर करना है, उसकी बाउंड्री चेंज करनी है, उसका नाम बदलना है, तो वो किसको ऑथराइज करता है करने के लिए? पार्लियामेंट को। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट के पास फुल अथॉरिटी है किसी भी स्टेट की बाउंड्री चेंज करने के लिए, बाउंड्री यहां से चेंज होगी, नाम बदलने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, सारे लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? पार्लियामेंट। ठीक है, ये आर्टिकल 4 के अंडर कहा गया है। ठीक है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह नहीं करेंगे, ये किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा, ये सिंपल कौन कर सकती है? पार्लियामेंट। आगे आते हैं कि कब ये क्वेश्चन उठा था। ठीक है, तो बात आई थी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल समझ। तो अगर रिकैप करें तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। आर्टिकल 2 की बात करें तो क्या था? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। और आर्टिकल 3 की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, आर्टिकल 3, 4 और 4 क्या कहता था? आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के रिलेटेड कोई भी चेंजेस करने होंगे तो वो अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, तो यहां पे हुए आर्टिकल 1 to 4। होप आपको कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां तक। अब हम बात करते हैं कि अगर आर्टिकल 4 के अंदर हमने पावर किसको दे रखी है? पार्लियामेंट को दे रखी है। तो किसी भी स्टेट का अगर कुछ करना हुआ चेंज या बाउंड्री ऑल्टर करनी हुई, नाम बदलना हुआ, छोटा बड़ा करना हुआ, तो पार्लियामेंट कैसे करेगी? तो इसका देखिए एक प्रोसीजर है। ठीक है, पार्लियामेंट को वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। देखते हैं वो प्रोसीजर क्या है। तो मान लीजिए कोई स्टेट एक्स है, कोई स्टेट क्या मान लेते हैं? एक्स है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? इसकी बाउंड्री को ऑल्टर करना है। मान लीजिए इसको तोड़ के 2 स्टेट बनाने हैं। ठीक है, एक स्टेट एक्स है, इसको 2 स्टेट बनाने। तो सबसे पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर डिफाइंड है जो प्रोसीजर, तो उसके हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा? कोई बिल पेश किया जाएगा कि भाई एक बिल है जो ये कहता है कि इस एक्स स्टेट को हमें डिवाइड करना है 2 में। ठीक है, तो ये बिल पेश कब होगा? इस बिल को पेश करने से पहले हमें प्रायर परमिशन किसकी लेनी होगी? प्रायर परमिशन लेनी होगी प्रेसिडेंट से। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंदर कोई स्टेट है, जिसको आर्टिकल 3 के अंडर अभी समझ देते हैं कि 3 है, एग्जिस्टिंग स्टेट था, हमें हम उसका क्या करना है? बाउंड्री ऑल्टरेशन करना है। तो पहले तो जो बिल आएगा उस बिल पे हमें प्रेसिडेंट की प्रायर क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन, सहमति। अगर वो बिल प्रेसिडेंट के सामने पेश किया जाएगा, प्रेसिडेंट साहब अगर सहमति दे देते हैं अपनी कि हाँ ठीक है कर लीजिए आप, तो आ जाएगा वो बिल। और अगर प्रेसिडेंट वहीं पे रोक देते हैं, अपनी सहमति नहीं देते हैं, तो वहीं से वो बिल खत्म। ठीक है, तो यानी कि स्टेज 1 क्या है? प्रेसिडेंट की क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन। अगर स्टेज 2 की बात करें तो अब ये बिल कहां भेजा जाएगा? ये बिल भेजा जाएगा कंसर्न्ड स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में। यानी कि जिस स्टेट को अफेक्ट हो रहा है, यहां पे अफेक्ट किसको हो रहा है? स्टेट एक्स को अफेक्ट हो रहा है, यानी कि स्टेट एक्स की लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बिल भेजा जाएगा कि हम ये करने जा रहे हैं, आपकी अगर कोई राय हो तो आप इसमें अपना इनपुट दे सकते हो।
ठीक है, और ये एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए होता है, इसमें लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है। ये नहीं कि आपको भेज दिया और आप सालों डिसाइड कर रहे हो कि हाँ ठीक है जवाब भेज देंगे जब हमारे पास जवाब होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि हाँ इस टाइम के अंदर आपकी अगर कोई राय हो तो आप भेज सकते हो, हमें वो राय दे सकते हो। मगर यहां पे कैच एक ये है कि पार्लियामेंट राय तो लेती है स्टेट लेजिस्लेचर से, पार्लियामेंट बिल भेजती है स्टेट लेजिस्लेचर राय लेने के लिए उनकी कि भाई आप बताओ आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर बिल में। मगर पार्लियामेंट के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि उस राय को वो इंप्लीमेंट करे या टोटली रिजेक्ट कर दे, भले ही चाहे वो उस टाइम फ्रेम के अंदर ही स्टेट लेजिस्लेचर ने क्या कर दिया हो, भेज दिया हो। यानी कि नॉट मैंडेटरी, not mandatory to accept the changes made by state legislative assembly। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या देखा कि पहला जो बिल आएगा चेंज करने के लिए उस बिल के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए। प्रेसिडेंट ने प्रायर परमिशन दे दी तो वो बिल कंसर्न स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजा जाएगा लिमिटेड टाइम के साथ कि हाँ इतना टाइम आपको दिया जा रहा है, इस टाइम पे आप सोच के बताओ अगर आपको कुछ देना हो। फिर वो जो आ जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली से पार्लियामेंट के पास, मगर पार्लियामेंट के पास मैंडेटरी नहीं है कि पार्लियामेंट उसको फॉलो करे, पार्लियामेंट अपनी मर्जी से जो करना चाहे कर सकती है। फिर इसके बाद क्या होगा, ये हो गया। अब यहां पे क्या होगा, अब अगर ये हो गया स्टेट ने रिक्वेस्ट भेजी, स्टेट ने कुछ भेजे चेंजेस, तो पार्लियामेंट को अगर मन होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगी, नहीं मन होगा तो नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी, नहीं एक्सेप्ट करेगी। और फाइनली उस बिल को कहां लिया जाएगा, फिर वोटिंग के लिए डाला जाएगा, वोटिंग के लिए भेजा जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में वोटिंग के लिए इसको पास होने के लिए क्या चाहिए होती है, सिंपल मेजॉरिटी। आगे जब हम मेजॉरिटी पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है, ये सब देखेंगे। तो अभी आप इतना याद रखिए बस दिमाग में कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किसी तरीके के अमेंडमेंट करने हैं तो वो किसके अंदर हम कर सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी के अंदर, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो सिंपल मेजॉरिटी से अगर पास हो गया फिर कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होगा, यानी कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए होंगे। और जैसे ही प्रेसिडेंट साहब सिग्नेचर कर देते हैं वो बिल हो जाएगा किसमें, एक्ट में, और स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसीजर था। आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में अगर हमें कोई चेंजेस करने पड़ते हैं तो हमें ये प्रोसीजर क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बिल लाना है। बिल में क्या चाहिए, प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए। फिर यह बिल कहां भेजा जाता है, कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, फिर पार्लियामेंट में, चाहे तो माने लेजिस्लेटिव असेंबली की बात, चाहे तो ना माने, पार्लियामेंट के ऊपर है, स्वतंत्र है। फिर क्या होती है, वोटिंग होती है। वोटिंग के लिए क्या चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया तो फिर क्या चाहिए, प्रेसिडेंशियल एसेंट, प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए। प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया तो बिल बन गया क्या, एक्ट, और एक्ट क्या हो गया, पार्लियामेंट से पास हो गया। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है अगर आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में हमें किसी तरीके के क्या करने हैं, चेंजेस करने हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखनी है इसी में
तो जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, आजाद होने के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद क्या हो गया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बहुत सारे स्टेट्स क्या चाह रहे थे, अपने आप को अलग करना चाह रहे थे। ठीक है, भाषाई आधार पे बहुत सारे स्टेट्स अपने आप को क्या चाह रहे थे कि हम भैया, तब बहुत सारी प्रेसिडेंसी थी, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, इंग्लिश ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो ऐसे ही सबसे ज्यादा जो सबसे गंभीर जो कहते हैं समस्या उभरी, वो उभरी कहां से? मद्रास प्रेसिडेंट मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी से सबसे बड़ी समस्या उभर के आई। और उस समय एक मूवमेंट चला था, ग्रेटर आंध्रा। ठीक है, ठीक है, ग्रेटर आंध्रा करके एक मूवमेंट चला था। तो देखते हैं कौन कौन सी कमिटीज बनी है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की। वहीं से फिर स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग कमिटीज बनना शुरू हो गई कि भाई आप ये बताओ कि बांटना तो है ही है, क्योंकि छोटे स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेशन करना ज्यादा इजी होता है कंपेयर टू लार्ज स्टेट। अगर आप अभी करंट की न्यूज पढ़ो तो यूपी को भी, अपने उत्तर प्रदेश को भी चार पार्ट में बांटने की क्या हो रही है, बात हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है और इतने बड़े राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन करना अपने आप में ही बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो यूपी को अभी शायद मायावती जी के टाइम पे आया था बिल, मगर पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, पार्लियामेंट में डिनाई कर दिया गया था। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन किसका हुआ? बहुत सारी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटीज का। हमें देखने एक एक करके, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस नाम बताऊंगा, ईयर बताऊंगा और क्या रिकमेंडेशन इन्होंने करी थी, इतना आपको याद रखना है। नाम और ईयर तो जरूर याद रखना है। ठीक है, क्योंकि नाम और ईयर से अक्सर क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग करने के लिए याद दे दिया, ऐसे कि दिस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी कब आई थी पर्टिकुलर। ठीक है, तो ऐसा है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हमें जो देखनी है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी में, तो धर धर कमेटी, और डिटेल में देखो तो एसके धर कहते हैं। ठीक है, एसके धर कमेटी ये कब आई थी? ये आई थी जून 1948 में। ठीक है, एसके धर कमेटी आई थी जून 1948 में। तो जब सबसे पहले सरकार के पास क्वेश्चन आया कि भाई ये बताइए कि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक आधार पे, अगर भाषा के आधार पे बांटना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये कमेटी बनाई एसके धर कमेटी। एसके धर इसके चेयरमैन थे। जून 1948 में बनाई गई ये मीटिंग। तो एक साल में इन्होंने, लगभग एक साल क्या, उसी साल 1948 में अपनी इन्होंने रिपोर्ट दी। और इन्होंने क्या अपनी रिपोर्ट में कहा? रिपोर्ट में ये कहा कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का डिवीजन क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर हम स्टेट का डिवीजन करने बैठेंगे तो क्या है, हमारी इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी बोलियां हैं कि कितना डिवीजन करोगे आप? आज आपने एक लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, कल को दूसरी लैंग्वेज खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तीसरी लैंग्वेज खड़ी हो जाएगी। इस तरीके से तो फिर भारत को आप बांटते ही रह जाओगे। ठीक है, तो इन्होंने केवल भाषा के आधार पे स्टेट्स का डिवीजन क्या कर दिया? साफ इनकार कर दिया। और बोला क्या कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस
कि लैंग्वेज को तो हम नहीं मान रहे भाई, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीजन नहीं होना चाहिए, मगर हाँ अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से डिवीजन करना चाहो आप तो कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब कि भाई किसी भी स्टेट का अगर एडमिनिस्ट्रेशन करने में बड़ा स्टेट है तो दिक्कत आ रही है तो छोटा स्टेट कर दो, ठीक है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर संभालना क्या हो जाए, इजी हो जाए वहां एज कंपेयर टू बड़े स्टेट के। तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीजन हम नहीं रिकमेंड करते हैं आपको, और हम किस बेसिस पे करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की मदद से, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है आपको। एसके धर कमेटी जून 1948 में आई थी, ठीक है, पहली कमेटी थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की अगर बात करें। इन्होंने क्या किया था, लिंग्विस्टिक बेसिस को मना करके एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को प्रेफर किया था, ठीक है। इतनी आपको क्या करनी है, चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं जेवीपी कमेटी की। नेक्स्ट जो कमिटी है 2 नंबर पे जेवीपी, ठीक है। ये भी कब आई थी, 1948 में आई थी, मगर मंथ याद करें अगर हम तो दिसंबर 1948। मंथ इसलिए लिख देते हैं क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए बोल देता है, तो जैसे कि उसके एक्स के दर का भी 1948 था, इसका भी 1948 था, तो अगर क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए आ गया तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मंथ लिख दिया। वहां जून था, यहाँ क्या है, दिसंबर। अब जेवीपी कमेटी में 3 लोग थे, जेवीपी, ठीक है, तीनों अलग अलग नाम थे, फर्स्ट लेटर के उनके इनिशियल से कमेटी का नाम बना दिया गया था। कौन कौन थे, तो पहले थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू अपने फर्स्ट पीएम। सेकंड नंबर पे थे पट्टाभी सीता रमैया, और थर्ड थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। जेवीपी कमेटी में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल। इन तीनों ने भी सेम फाइंडिंग्स करी जो एसके धर कमेटी ने कही थी कि भाई भाषाई आधार पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस नहीं होना चाहिए स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। इन्होंने भी साफ साफ लिंग्विस्टिक डिवीजन के लिए मना कर दिया, और इन्होंने भी किसको तवज्जो दी, एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस हो तो आप उस बेसिस पे कर दो, मगर लिंग्विस्टिक के बेसिस पे इन्होंने भी डिनाई कर दिया। तो तीसरी कमेटी यहां पे खत्म हुई, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। तो तब तक क्या चल रहा था आंध्र प्रदेश में, अगर आप देखो तो आंध्र प्रदेश में चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था ग्रेटर आंध्रा को लेके, ठीक है। आंध्र प्रदेश को वो लोग अलग करना चाहते थे, कहां से, मद्रास प्रेसिडेंसी से। तभी 1953 में क्या होता है, एक इंसिडेंट होता है। एक इंसिडेंट ये होता है कि वहां के एक पॉलिटिशियन पोट्टी श्री रामालू, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, स्पेलिंग नाम की, पोट्टी तो याद है, पोट्टी श्री रामालू ही शायद नाम है। ये क्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं आत्मदाह। आत्मदाह मतलब सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप के ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा लेते हैं। पोट्टी श्री रामालू ये वहां के एक पॉलिटिशियन थे, और इसी से क्या हो जाता है, लार्ज स्केल वायलेंस शुरू हो जाता है। जैसे ही अपने आप को सुसाइड करते हैं, बर्न करते हैं, बर्न किया, और आंध्र प्रदेश में मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या हो गया, पूरा राइट्स फैल गए। तो मजबूरी में आके गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा,
मद्रास प्रेसिडेंसी से कौन से स्पीकिंग, तेलुगु स्पीकिंग, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी से जो कौन थे, तेलुगु स्पीकिंग लोग, मद्रास प्रेसिडेंसी में जो कौन थे, तेलुगु स्पीकिंग लोग, उनको अलग करके क्या बनाया, एक नया स्टेट बनाया, आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या बनाया, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की अगर बात करें हम, तो आंध्र प्रदेश क्या हो जाता है इसी हिसाब से, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट हो जाता है। यानी कि भाषा के आधार पे, भाषा, शुरुआत की दो कमिटीज आपने देखी, दोनों कमिटीज ने क्या रिकमेंड किया था कि लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेसिस नहीं हो सकता है, मगर फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजबूर होके पहला जो स्टेट है वो फॉर्म करना पड़ा, आंध्र प्रदेश। किस बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। किसको अलग किया, तेलुगु स्पीकिंग लोगों को, जो मद्रास प्रेसिडेंसी में जो तेलुगु बोलते थे उनको अलग करके एक नया बनाया, आंध्र प्रदेश। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा है, तो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आपका क्या है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, फिर लास्ट देख लेते हैं, हमारी जो लास्ट कमिटी है, आंध्र प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है, तो अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो फॉर्म हुआ, तो आप क्या नाम दोगे, आप दोगे आंध्र प्रदेश। और ये कब बना, 1953 में। ठीक है, 1953 में आंध्र प्रदेश क्या हो गया, फॉर्म हो गया। अगर आप ये वो रखो, मंथ याद रखो, तो अक्टूबर 1953 में। ठीक है, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। कब बना, अक्टूबर 1953 में। किसकी वजह से, पोट्टी श्री रामुलु जी ने जो अपना आत्मदाह कर लिया था, उसकी वजह से जो वायलेंस फैला, उस वायलेंस को केटर करने के लिए गवर्नमेंट को मजबूरी में आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन करना पड़ा। ठीक है, अब दो कमिटी तो हम लोगों ने देख ली। पहली क्या देखी थी, एसके धर, और दूसरी क्या देखी थी, जेवीपी। ठीक है, अब तीसरी हमें एक और कमिटी देखनी है जो इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट है, फजल अली। ठीक है, तो फजल अली कमेटी ये बनी अक्टूबर की बात करें, अक्टूबर 1953 में क्या फॉर्म हुआ, आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ। और ये कमेटी बन गई थी कब, दिसंबर 1953 में। ये भी बनी थी वही चीज कि भाई आप भी देखो, पता करो और बताओ कि भाई अगर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करना हो हमें, तो उसका बेसिस क्या रख सकते हैं, हम किस बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इन्होंने भी अपनी, फजल अली साहब इनके चेयरमैन थे, इन्होंने भी अपनी रिसर्च वगैरह करी, कमिटी बना के आत्ममंथन किया और फिर एक गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजी। इन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा कि जैसे ऊपर में दोनों में देखा था कि लिंग्विस्टिक को साफ साफ मना कर दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या दिया कि पहला, इन्होंने 3-4 स्टेप्स दिए जिसके बेसिस पे बोला कि हाँ कर सकते हैं। पहला क्या देखा कि सबसे पहले तो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये हैम्पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे प्रायोरिटी पे चीज है कि स्टेट के डिवीजन की वजह से हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को कोई खतरा नहीं होना चाहिए।
यानी कि पहला बेसिस क्या हो गया कि कोई भी तरीके का यूनिटी और इंटीग्रिटी पे इंडिया की थ्रेट ना आए। ठीक है। सेकंड इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कंप्लीटली मना नहीं किया लिंग्विस्टिक बेसिस पे, इन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक कैन बी अ फैक्टर, लिंग्विस्टिक एक फैक्टर आप कंसीडर कर सकते हो इन सबके साथ साथ, टोटल डिनाई नहीं कर दिया गया कि लिंग्विस्टिक के आधार पे कर ही नहीं सकते हो आप। तीसरा इन्होंने भी कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट, कन्वीनियंस, बहुत ज्यादा कन्वीनियंस, ठीक है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे क्या रखा है इन्होंने, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर लिंग्विस्टिक कैन बी अ फैक्टर, लिंग्विस्टिक और कल्चरल दोनों लिए थे इन्होंने कि भाई कर सकते हो, मगर इन तीनों फैक्टर्स को पहले मतलब एमेलगमेशन सबका होना चाहिए, कोई एक भी डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ऐसा नहीं है कि भाई आपने बांट दिया और एडमिनिस्ट्रेशन करना ही उसका अपने में आफत आ गई है। ठीक है। तो यानी कि तीनों चीजों को हमें क्या करना है, साथ लेके चलना है यहां पे। ठीक है। आपको इतने डिटेल में नहीं याद करना, आपको मेजॉरिटी क्या करना है मैं बता देता हूं कि पहले तो आपको एसके धर याद रखना है। ठीक है। एसके धर कमेटी और साथ साथ में जो टाइम, डेट, डेट बिल्कुल याद रखनी है क्योंकि सीधे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमिटी फॉर्मुलेटेड फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सेकंड याद रखनी है आपको जेवीपी याद रखनी है, ये भी 1948 में आई थी। और लास्ट आपको क्या याद रखनी है, जो अभी हम लोगों ने देखी, फजल अली, फजल अली, फजल अली कब बनी थी, दिसंबर 1950। ठीक है। अब इसमें एक आती है जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जो पार्लियामेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अडॉप्ट किया था। वो कब अडॉप्ट किया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये कब आया था, 1956। ठीक है, 1956। यहां पे अगर आप आके बात करें तो हमारा जो पार्ट 1 है वो पूरी तरीके से क्या होता है, खत्म होता है। तो क्या देखा पार्ट 1 में हम लोगों ने, पार्ट 1 में आर्टिकल 1 देखा, आर्टिकल 2 देखा, आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 और 3 बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि आर्टिकल 2 एंड 3 में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है। आर्टिकल 2 में वो सिंपल सा याद रखना है कि आर्टिकल 2 में वो स्टेट्स हैं जो इंडिया का पार्ट करेंटली नहीं है और हम उनको बाहर से ला रहे हैं इंडिया के अंदर। और आर्टिकल 3 में उन पार्ट्स को रखना है जो पहले ही से इंडिया के एग्जिस्टिंग पार्ट हैं और उनके अंदर हम कोई भी चेंजेस करना, उनकी बाउंड्री घटानी बढ़ानी, उनका नाम तक बदलना हो फिर भी हम। और आर्टिकल 4 सिंपल सा ये है कि आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी चेंज करना होगा तो कौन करेगा, सोल अथॉरिटी कौन है, पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर है स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए, उनका बाउंड्री या उनका एरिया। फिर हमने क्या देखी, कमिटीज देखी, हमने सबसे पहले एसके धर कमेटी देखी, फिर जेबीवीपी, फिर फजल अली कमेटी देखी और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देखा। साथ में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे कर सकते हैं हम स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पहले कोई बिल आएगा, बिल लाने से पहले हमें प्रेसिडेंट की पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट परमिशन दे देते हैं तो पार्लियामेंट में बिल लाया जाएगा। वो बिल कहाँ भेजा जाएगा, कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, वहां से उनकी राय ली जाएगी, राय वो देते हैं, पार्लियामेंट के ऊपर सोल है, पार्लियामेंट उनकी राय माने या ना माने, टोटली डिनाई कर दे,
फिर पार्लियामेंट जब बिल आएगा, बिल पे वोटिंग होगी, वोटिंग में क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से पास कराना है, सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट जैसे उस पर अपना हस्ताक्षर कर देते हैं, अपना एसेंट दे देते हैं, वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट, और फाइनली पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज यही रखते हैं, कल हम लोग पार्ट 2 शुरू करेंगे। पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, तो देखेंगे सिटीजनशिप में क्या क्या हमारे पास आर्टिकल्स हैं, क्या क्या आर्टिकल्स के अलावा है जो लेजिस्लेचर से आता है। हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी इसी में देखेंगे। बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि सीए आ रहा है, सीए आ रहा है, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी, तो कल इन सब बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज। थैंक यू।